देखिए, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में जो गद्य साहित्य है उसकी पहली पुस्तक की छठा पाठ हमारा चल रहा है। अभी 6 पाठ और रहे हैं और उसके उपरांत दूसरी पुस्तक है कागभोगड़ा, उसके 8 पाठ हैं। इतना सारा पाठ्यक्रम हमारे सामने है। अब हम जल्दी जल्दी से एक बार सभी के नामों का परिगणन करके शुरू करेंगे आज की तासिका। दुर्गेश बालाजी नावेकर, दुर्गा भीमराव वानोळे, तुकाराम गुणवंत थगनारे, आदिल रफीक शेख, रोहित बालाजी ननवरे, परमेश्वर वैजनाथ भिसे, ज्ञानेश्वर सुभाष मंडके, सुनील बालाजी हुरदुखे, हीरामन नागोराव मुरमुरे, ज्ञानेश्वर नागोराव मुरमुरे, अजिंक्य संपत देवकर, मुक्ता राजू सूर्यवंशी, अश्वजित भैरव जाधव, समाधान लिंबाजी मोटे, श्रद्धा गोवर्धन ढगे, मुस्कान मुस्ताइन शेख, बळीराम रहू गोरे, संगीता मारुति भाईमारे, शिवकुमार अजित कुमार सुरवसे, निकिता माणिक मस्के, निखिल बापू रोकड़े, सूरज गौतम किरत कुड़वे, कार्तिक कर्ण डोलारे, अंजलि आबाजी काकड़े, आरती सुदर्शन वेद पाठक, महेविश मुस्तफा बागवान, पृथ्वी प्रकाश राठौड़, वैष्णवी रामराव नाइक, मंगेश दत्ता शिंदे। ध्यान रहे, हमारी प्रत्येक तासिका का स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है और उसकी यूट्यूब लिंक डाल रहे हैं हम। हो सकता है किसी के मोबाइल में कोई खराबी आ जाए, किसी के रेंज न हो या डाटा न हो या कम पड़ जाए। ऐसे में आप हमारे यूट्यूब चैनल जय हिंदी जय नागरिक पर जाकर के हमारी पूर्व की तासिकाएं देख सकते हैं, उस पर से अध्ययन कर सकते हैं, उसके नोट्स निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखिए कि हम प्रत्येक पाठ का पीडीएफ भी डालने वाले हैं। उन सबको आपको ठीक ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे परीक्षाएं जुलाई के अंत में थर्ड ईयर द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष की शुरू होंगी, आपकी थोड़ी देर से शुरू होंगी। इसलिए आपको अधिकतर जो ये ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है उसका अध्ययन करना अत्यावश्यक हो जाता है। कल हमने एक परीक्षा ली थी, जो परीक्षा केवल पाठ के नामों और लेखकों के नामों पर थी। फिर भी उसमें बहुत बेकार प्रदर्शन हुआ, केवल 3 ही छात्र आए और 50 में से अधिकतम 25 ही अंक आए। कुछ लोगों को तो 10-12 10-15 ही अंक आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये परीक्षाएं हमारी नहीं हो रही हैं, आपकी हो रही, ध्यान रखें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि छात्रों के अनुचित या कम मात्रा में आने वाले प्रतिशत के कारण हमारी जो तैयारी होती है वो तैयारी ठीक नहीं लगती। यानी हम ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं छात्रों से, अच्छा लग रहा है और छात्र ये भी न माने कि हर बार की तरह आसान प्रश्न पत्र ही आएंगे, कठिन प्रश्न भी निकाले जा सकते हैं। इसलिए कृपया करके प्रत्येक तासिका को हर एक उपस्थित रहें और उपस्थित किसी कारण नहीं भी रह जाते हैं तो कम से कम जो यूट्यूब लिंक डाली है कम से कम उन्हें तो ठीक ढंग से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम आगे इस कहानी, जो नारंगियां कहानी शुरू की थी, छठी कहानी, जिसके लेखक अजीय जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजीय हैं, उनकी कहानी शुरू की थी। और हमने ये भी देखा कि नारंगियां बेचने के लिए, देखिए, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो पाकिस्तान से लोग निर्वासित होकर भारत में आए, उनकी मानसिकता को लेकर के यह कहानी है। और इस कहानी में हर्षु और परशु नाम के 2 भाई हैं, जिनमें से हर्षु दोनों काम नहीं करते बिल्कुल। और उनमें से हर्षु को, बड़े भाई हर्षु को ऐसा लगता है कि वह एक नारंगियों की दुकान लगाता है, संतरियों की दुकान लगाता है। और उस दुकान को लगाने के उपरांत उसे ऐसा लगता है, मुरमुरे आप, ठीक है, जो वो संतरे की दुकान लगा रहा है तो उसमें छोटे बच्चों को कुछ नारंगी देने का प्रयास करता है, लेकिन उसका जो भाई परशु है उसे बार बार लताड़ित करता है कि तू योग्य नहीं है, व्यवसाय करने के योग्य नहीं है। इसका कारण ये देखिए कि मैंने इससे पहले भी कहा था कल की तासिका में कि कुछ लोग
जिन्हें अपना सारा घर बार, अपनी सारी जमीन जायदाद सब छोड़ करके केवल पहने हुए कपड़ों के साथ भाग करके भारत में आना पड़ा, उनकी क्या मानसिकता रही होगी। देखिए, राष्ट्र के जो फैसले होते हैं, बड़े देशों के फैसले होते हैं, उसमें सामान्य आदमी जो निर्दलित होता है, दलित होता है, पददलित होता है, मारा कूटा या उसकी हत्या की जाती है, उसमें उसका तो कोई दोष नहीं होता। लेकिन ये राष्ट्रीय जो फैसले लिए जाते हैं, जैसे भारत विभाजन जैसा मूर्खतापूर्ण फैसला हमारे पूर्वजों ने लिया था, न जाने किसको हिंदुत्व की आग लगी थी, किसको एक केवल मुसलमानों के लिए अलग देश बनाना था, उसमें कितने लोगों को तकलीफ हुई होगी। और जो बचे, जो मर गए, ठीक है, वो तो उनका तो वहाँ खत्म हो गए वो, लेकिन जो जिंदा बच गए इस बड़े त्रासदी से, उनकी मानसिकता क्या रही होगी, ये कहानी यहाँ प्रकट कर रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, कल का भाग में डालता हूँ, जो कल नहीं थे वो कल की यूट्यूब लिंक आप देख सकते हैं, आप वो अच्छी तरह से उस पर से अध्ययन आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। इकन्नी और नारंगी का विनिमय हो जाता है। बच्चा विजय से भरा हृदय और नारंगी से भरी मुट्ठी लिए हुए एक और हट करके नारंगी छीलकर खाने लगता है। दुकान पर जो करिश्मा होने वाला था वो हो चुका, और वहां अब देखने के लिए कुछ नहीं है। दूसरे बच्चों की आंखें हरसू की साबुत नारंगियों से हट करके अगुआ अगुआ मतलब जो जिस लड़के ने अग्रगामी मतलब नायक बन करके वो कुछ पैसों से नारंगियां खरीदी थी, उनकी ओर उसकी ओर है। हाथ की छिलती हुई नारंगी पर अटक जाती है। कैसे उस नारंगी से फांक अलग होती है और धीरे धीरे उठ करके अगुआ के मुंह में चली जाती है, कभी इधर उधर नहीं जाती। यह कितना बड़ा अचरज है। परसू गर्दन जरा एक और मोड़कर कहता है, अबे इन सबको भी कह देना घर से पैसे ले आए, गाड़ कर रखे होंगे इन्होंने, सब ला करके तुझे दे देंगे। परसू ने, देखिए, हरसू की मानसिकता और परसू की मानसिकता, इन दोनों की मानसिकता में जो फर्क है उसे भी आपको समझना पड़ेगा। हरसू कुछ करना चाहता है, परसू से लताड़ता है। कैसे, देखिए, हरसू तिल मिलाकर बच्चों से कुछ कहने को होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। एक बार बच्चों को सिर से पैर तक देखता है और आंखें झुका लेता है। बच्चे अधनंगे हैं, इसका ठीक अर्थ उसके मन में बैठता है। इस मोहल्ले में बच्चों के निचले आधे भाग में, मतलब कमर से नीचे, कोई कपड़ा है ही नहीं, कोई है तो केवल ऊपर से है थोड़ा सा। अधनंगे का मतलब भी पूरा नंगा ही होगा, क्योंकि आधे कपड़े पहनते थे वो भी नहीं है, इसलिए अधनंगे का मतलब यही हो सकता है कि ऊपर का आधा शरीर भी ढका नहीं है। हरसू और हरसू आंखें झुकाए गट से थूक का घूंट एक निगलता है। थूक का स्वाद कुछ नहीं होना चाहिए, पर हरसू के लिए वह घूंट कितना कड़वा है यह सब उसके दबे ओठों से दिख जाता है। अब ध्यान रखिए, एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, केवल पाकिस्तान से लताड़े गए निर्वासितों की मानसिकता मतलब आर्थिक स्थिति ठीक ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों में भी, निर्वासित लोगों को अपने मोहल्ले में रखने का भी बहुत बड़ा दायित्व है, और उसमें छोटे बच्चे प्राय, हम सब उस समय गरीब थे, मतलब आज भी भारत की बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी है ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कस करके देखें तो भारत 127वें क्रमांक पर आता है आर्थिक, मतलब दरडोई उत्पन्न पर, सकल घरेलू उत्पादन पर। ये बहुत गलत बात है। एक ज़माने में देखिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो रुपया और डॉलर बराबर था। उसके बाद न जाने ऐसा क्या होगा इस देश में कि देश की आर्थिक अवस्था खराब होती गई, और उसके लिए जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं पाकिस्तान निर्मित को मानता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से। हो सकता है इतिहास कुछ और भी कहे, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि निर्वासितों की तरह यहाँ के भी बाशिंदों को ठीक ढंग से कुछ खाना ठीक ढंग से नहीं मिल रहा था, न ओढ़ना, न बिछुना, न वस्त्र, न किसी प्रकार से कुछ नहीं मिल रहा था। आज भी हमारे यहाँ 97% दरिद्रता है, केवल 3% लोग थोड़े से ऊपर के हैं, ऐसा अनेक सर्वेक्षणों से जाहिर होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, इनके बच्चों के शरीर पर कपड़े तक नहीं है। अब ये नारंगी खरीदने की क्या ताकत रखते हैं, आर्थिक शक्ति रखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये गलत लगता है उसे, इसलिए वो थूक निकल जाता है, लेकिन वो भी कड़वा है। हरसू और परसू की खींचातानी की ओर बच्चों का कोई ध्यान नहीं है। वे एकदम फांक फांक गायब होने वाली नारंगी को आश्चर्य से देख रहे हैं, अचरज से देख रहे हैं।
परसु कानूनी आंख से हर्षु को देखता है, मानो उसे तौल रहा हो, जिस प्रकार तौलता है ना कानून में 2 पलटे, वैसे तौल रहा है। फिर मुंह बच्चों की ओर से फेर लेता है। लड़के अपने साथियों को भी एक एक फांक देना। अगुआ की ओर उन्मुख होकर के परसु का स्वर कुछ रूखा हो जाता है। साथियों के साथ बांटकर खाना चाहिए। देखिए, ये मानवता है। ध्यान रहे, परमार्थ करना, दूसरे भूखे को अपनी रोटी में से एक रोटी खाने वाला निकल कर देना, ये बहुत अच्छी बात है, मानवता है। लेकिन आज मानव मानव नहीं रहा है। वो इस बच्चे की तरह खुद अकेले खा रहा है। हालांकि वो कोई गलत काम नहीं करा, क्योंकि उसके पैसे से उसने खरीदे थे, तो वो तर्क दे सकता है। लेकिन भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या, बचपन में हम भजन गाते थे। सच्चाई है ये। अगुआ अगुआ है, नायक नायक है, और इस वक्त नारंगी का मालिक भी है। परसु की ओर देखकर उद्धत स्वर में कहता है, उद्धत इसका मराठी में अर्थ होता है उद्धट, यानी साहसी स्वर में कहता है, क्यों दे दूं मैं, मैंने पैसे देकर नहीं खरीदी क्या। देखो, छोटे बच्चे में भी ये बात है। परसु वही पुलिया पर लेटे लेटे दूसरी ओर मुंह करके थूकता है, अबे हरसु, सुनी नवाबजादे की बात है, पैसे देकर खरीदी, पैसा तेरे बाप ने कहां से खरीदा, देखो भला। लेकिन फिर परसु का स्वर कुछ धीमा होकर मानो भीतर की ओर मुड़ जाता है। लेकिन बच्चे को क्या डांटना। बाप मिलता तो पूछता कहाँ से ब्लैक करके कमाया है। और ये ब्लैक शब्द बड़ा मजेदार है। इन 3-4 वर्षों में नहीं, 10-12 वर्षों में हमने ब्लैक मनी को लेकर के बहुत चर्चा की। स्विस बैंक में रखा हुआ है और हर एक नेता का है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी नहीं। क्योंकि ये, जब तक मूर्ख लोग मूर्खता से वोट देते रहेंगे, मूर्खों को चुन करके देते रहेंगे, तब तक भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा। अर्थात मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूं। सच्चाई यह है कि उस जमाने में भी ब्लैक हुआ करता था, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब भी। कहां से ब्लैक करके कमाया है पैसा, और क्यों लड़के को अभी से अपना कमीनापन सिखा रहा है, जो इस प्रकार से खतरनाक बोल रहा है। फिर कुछ रुक कर बदले हुए स्वर में कहता है, अबे हरसू, तू ही दे देना सबको एक एक नारंगी, देख बेचारे इससे मुंह ताक रहे हैं। हा? बच्चों की को बेबसी सिखाना अच्छा नहीं होता। हरसू अचकचा कर भाई की ओर देखता है। बात निस्संदेह उसी से कही गई है, लेकिन उसमें एक ऐसा अलगाव है कि उसे कोई जवाब कोई भी दे दे या ना भी दे दे, परसों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारी मानसिकता ऐसी हो रही अन्य मनस्कता से, मतलब जो घट रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो घटेगा उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। किसी प्रकार से वो वश हमारे में नहीं, इतना नहीं, हम स्वयं विवश हैं। तो क्या उत्तर देना, क्या प्रश्न करना। हाँ। अबे बस यही है तेरी, एक मिनट बीच में रह गई। हरसू जरा साहस बटोर कर बोला, कहाँ से दे दूं सबको, फिर तू ही कहता है कि दुकान कैसे चलेगी और कल को कहाँ से माल खरीद कर लाऊंगा। अब परसू उत्तर देता है, अबे बस यही है तेरा रेफ्यूजी जिगर, रेफ्यूजी, निर्वासित। ध्यान रखिए, गाली बन चुका था उस समय। जो पाकिस्तान से यहाँ लोग आए हुए थे वो रेफ्यूजी बन गए, और हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान चले गए वो मुहाजिर बन गए। अबे बस यही है तेरा रिफ्यूजी जिगरा है। अबे जानता नहीं, हम सब लोग अपनी बड़ी बड़ी जायदादें छोड़ करके आए हैं पाकिस्तान से, और देखता नहीं यहाँ भी कितनों ने बड़ी बड़ी जायदादें खड़ी कर ली यहाँ आकर के। तू ही बता, अब पहली बार नारंगी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आया था, पैसा कहाँ से आया था, या कि नारंगियां तेरी माँ के साथ कोख से जन्मी थी। इतनी बड़ी गाली दे दी उसने। ध्यान रखिए, नारंगी खरीदने के लिए पैसे तेरे पास आए थे ना पहली बार, वैसे दूसरी बार भी आ जाएंगे। हर्षु चुप है, चुप में 100 विरोध समा जाते। ध्यान रखिए, जब किसी चीज से आप नाराज होते हैं तो उसका प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं, आप चुप मौन रह जाइए, काम बन जाएगा। बोलते कुछ नहीं बनता। अबे दे देना नारंगी, उन्हें ऐसे देखते देख मुझे तरस नहीं आता, शर्म नहीं आती, तो इंसान का बेटा है। परसु ने कहा, तरस तो आता है परसु, पर पैसा कहां से आएगा। चल मैं पैसे देता हूं, खिला सबको नारंगियां परसु। नारंगियां, परसु ने कहा, लेटे से आधा बैठ करके, मतलब लेटा हुआ था
वो आधा बैठ करके अपनी फटी जीभ टटोलता है और एक अठन्नी निकाल करके हरसू की ओर फेंकता है, ये ले अठन्नी, लेकिन बच्चों को खिला। सर मी तासिकेमध्ये नंतर बोलतो मी. हाँ, बीच में ही फोन आया था इसलिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा था. ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से आरंभ करते हैं. देखिए, परसों कितनी बड़ी यहाँ गलती से हरसू हरसू की जगह परसों हो चुका है लिखते समय है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. चल पैसे मैं देता हूँ, खिला सबको नारंगियां परसों, यहाँ हरसू होना चाहिए. लेटे से आधा बैठा होकर अपनी फटी जेब टटोलता है और एक अठन्नी निकाल करके हरसू की ओर फेंकता है. हरसू चुपचाप 6 नारंगियां उठाकर एक एक बच्चे को एक एक बच्चों को बांट देता है, जितनी है उतनी दे देता है. बच्चे झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर ले लेते हैं. क्षण भर अंजुलि भरे से अचकचाए से कभी हरसू की ओर कभी नारंगियों की ओर देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं और फिर धीरे धीरे खाने लगते हैं. हरसू टाट के नीचे से टटोल कर एक दुवन्नी निकलता है और परसू की ओर बढ़ाता है. ये ले अपना बाकी, ये ले बाकी पैसे. क्या? परसू अजनबी से कराता है. मेरी बाकी कैसे? तूने अठन्नी दी थी ना, बाकी 2 आने बाकी बचे के नहीं, ये ले लो. मेरे 2 आने? मेरे 2 आने मेरे बाप के हैं क्या? जा, ये भी उस छोकरे को दे दे अप, जो अपने पैसे से नारंगी खरीदता है. कह दे उसे जाकर यह भी अपने बाप को दे दे. हर दबे स्वर में कहता है. उसने क्या बिगाड़ा है? वह तो बच्चा है. बाप जैसा भी हो लेकिन बच्चा तो निष्पाप है ना. हाँ बे, ठीक कहता है तू, परसों ने उत्तर दिया. अच्छा तो रख, सिगरेट पानी कर लेना या नहीं. आगे भी तो ऐसे बच्चे आएंगे, उन्हें दे देना. नहीं तो तेरी दुकान कैसे चलेगी? लोग भी क्या कहेंगे कि रिफ्यूजी बच्चा दुकान करने लगा तो दिल आत्मा बेच करके खा गया. पुरुष ने फिर उसे जताड़ा. हरसु बोला, तो ये तेरे 2 आनों में क्या सदाव्रत चलेगा? सदाव्रत नहीं, सदाव्रत शब्द है ये. मतलब जैसे सिखों के गुरुद्वारे में भंडारा चलता है ना, जो भी आए लोग खाकर पेट भर के चले जाते हैं, उसे हिंदुओं में शब्द है सदाव्रत. मुझे हमेशा के लिए व्रत रखना, लोगों को खिलाना. और 2 नारंगियां खिला दूंगा, फिर क्या होगा? अरे तो हम मर तो नहीं गए हैं ना साले. रेफ्यूजी बन करके आया है. हौसला रखना सीख, हौसला, धीरज रख. दिल बढ़ने से कोई मरता नहीं है, उसके सिकुड़ने से मर जाते हैं. कितनी बड़ी बात कही. देखिए, आजकल मनुष्य अपना दिल बड़ा नहीं रख रहे हैं, पेट बड़ा हो रहा है. दिल बड़ा रखने से मनुष्य मरता नहीं है, अपितु दिल सिकुड़ने से मरते हैं. इसका मतलब यह देखिए कि जो रेफ्यूजी लोग भारत में आए, यहाँ रहने लगे, उनको भारत सरकार ने बहुत बुरी तरह से ट्रीटमेंट दिया. ध्यान रखिए, मैं ये जानबूझ करके आरोप कर रहा हूँ. लेकिन जिन लोगों ने यहाँ आकर के अपने धंधे बसाए, अपना काम किया, आगे बढ़े, बहुत बड़े बड़े पदों पर जाकर पहुंचे, बहुत बड़े व्यापारी हो गए, उनकी मानसिकता यह है कि छोटा दिल रख करके कुछ नहीं होता, बड़ा दिल होना चाहिए, क्योंकि उसमें सब समाया जा सके, जिसमें गरीब, लताड़ित, प्रताड़ित, दलित, दीन दलित, सारे लोग अपने ही भाई है मान करके दिल बड़ा कर लेना चाहिए. दिल सिकुड़ने से लोग मर जाते हैं, दिल बड़ा होने से कोई नहीं मरते. सब डॉक्टर साले चाहे जितना भी बकवास करे, लेकिन सच्चाई है कि दिल बड़ा होने से मनुष्य बड़ा हो जाता है और दिल छोटा होने से मनुष्य मर जाता है. हर सुबह दुकान करता है. आज उसने 7 नारंगियां बेची हैं और माल के 7 आने के अलावा 2 आने घेलुए में पाए हैं, ज्यादा पाए हैं उसने. उसकी आंखें नारंगियों की तरह गूंगी
और घुटी हुई हो गई हैं, और उसके कान नीम की सरसराहट पर अनसुनते टिक गए हैं। और परसों के पहले कई बार ऐसे भी दिन आए हैं जब उसकी दोनों जेबों में दो दो अठन्नियां हुआ करते थे, और उसने नहीं जाना कि क्यों। और ऐसे भी जब किसी जेब में कुछ नहीं है और वह नहीं सोचता तो फिर क्या है। वह वहीं पुलिया पर फिर लेटकर नीम के ऊपर छाए आसमान की ओर ताकने लगता है। आसमान जैसे खाली, गहरा और अंतहीन है। आसमान जैसे ही खाली, गहरी और अंतहीन है उसकी आंखें। न जाने उसकी आंखों में कौन से सपने हैं। मतलब देखिए, मुगलों का जब आक्रमण, मुगलों का नहीं, सबसे पहले हमारे देश पर एक मिस्र की रानी का आक्रमण हुआ था। उसके बाद अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। उसके बाद न जाने कितने आक्रांता, अफगान, तुर्क, मंगोल, जितने आक्रांता आए, उन आक्रांताओं ने इस देश को लूटा। लेकिन एक ज़माने में जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, उसको दरिद्र बनाकर रख दिया इन आक्रांताओं ने, इन आक्रमणकारियों ने। अंग्रेजों ने तो इतना लूटा, मुगलों ने इतना लूटा, हाँ? चाहे वो किसी भी वंश के सुल्तान हो, चाहे गुलाम वंश के सुल्तान हो, चाहे सैयद वंश के सुल्तान हो, चाहे मुगल वंश के बादशाह हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे पुर्तगाली हो, इन सभी लोगों ने मिलकर के देश को दोनों हाथों से लूटा। इतना ही नहीं, अंग्रेज जब जाते गए तो जाते जाते ऐसा बड़ा घाव करके गए, भारत और पाकिस्तान की अलग अलग विभाजन करके ऐसा घाव करके कि अभी भी उसमें किसी प्रकार से हम कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है। और जो लोग कंधे से कंधा मिला करके स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, वही एक दूसरे के खून के बाद में पैसे हो गए। और इसका खामियाजा इतना बड़ा हुआ कि बहुत बड़ा हमारा भाग, हमारे ऋषि मुनियों का प्रदेश, सिंधु प्रदेश, जहाँ आर्य संस्कृति फलफला रही थी, वो देश टूट कर के अलग हो गया। बांग्लादेश अलग हो गया। उसके पहले 1935 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान हमसे अलग कर दिया, श्रीलंका अलग कर दी, ब्रह्मदेश अलग कर दिया, जो आज म्यांमार कहलाता है। हम सिकुड़ते 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 गए, और इतनी मानसिकता हमारी हो गई कि हम अपने ही घर को छोड़ करके आए। अब यही स्थिति कश्मीर के ब्राह्मणों की भी है, पंडितों की भी है। उनको भी उन 90 के दशक में कश्मीर से निकाला गया। आज क्या है उनकी अवस्था, आप थोड़ा विचार करके देखिए। मनुष्य, या यूं कहेंगे कि भारतवासी जो है, उनका देश सिकुड़ता गया है वैसे। और इन आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने इस देश को इतना लूटा है, इतना लूटा है कि यह दरिद्र बन चुका है पूरी तरह से। और फिर उसके बाद जो काले अंग्रेज आ गए स्वाधीनता के बाद, उन्होंने भी भ्रष्टाचार भरपूर किया है, हर चीज में भ्रष्टाचार किया हुआ है, आज भी हो रहा है। मैं किसी एक पार्टी को या किसी एक नेता को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। कल एमपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र ने आत्महत्या की, पता हो गया आपको। हम नौकरियां नहीं दे पा रहे पढ़े लिखों को, हम मतलब हमारी सरकार। ये सब क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और मोहन राय, यानी जो लेखक हैं इसके, अजय जी, ये स्वयं एक क्रांतिकारी रह चुके हैं। इन्होंने जेल काटी है, और उन्होंने अपने सारे अनुभव शेखर एक जीवनी उपन्यास के रूप में लिखे हुए हैं। किस प्रकार से उन पर अंग्रेज डंडे बरसाते थे, किस प्रकार क्रांतिकारियों को गोलियों से भून दिया जाता था। और इतने लाखों लोगों की शहादत के बाद जो हमें स्वतंत्रता मिली, वो भी खंडित स्वतंत्रता मिली, जिसका कोई उपयोग हमारे लिए नहीं रहा है। इस कहानी को आप बार बार पढ़िए। मैं इसके पीडीएफ बनाकर भी डाल रहा हूँ धीरे धीरे। एक दो कहानियों की डाली भी है, जैसे मुझे समय मिलेगा डालता जाऊंगा पीडीएफ बना करके। तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आप अच्छी तरह से उस इतिहास को समझें, और उस इतिहास के अभी तक होने वाले परिणामों को समझें। और इन परिणामों से आज भी देखिए, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको न दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। हाँ, तो इन सब का मूल कारण ये है कि हमने अपने राष्ट्र की सीमा को खंडित होते देखा। अटल जी ने इस पर बहुत अच्छी कविता लिखी थी, कभी बाद में पढ़िए, सुनिएगा।
दूध में दरार पड़ गई। एक ही भारत माता है, दोनों हिंदू मुसलमान क्या जितने भी इनको अपना दूध पिला रही है, उस दूध में दरार डाल दी ना अंग्रेजों ने। आज तक हम उस जख्म से उबर नहीं पाए हैं। 70-72 साल हो गए, अभी तक हम उससे आगे नहीं आ पाए हैं। शीघ्र ही हम उसके हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने वाले हैं। पता नहीं क्या होने वाला है आगे। लेकिन सच्चाई यह देखिए, साहित्यकार जो होता है वह इतना दूरदृष्टि का होता है, इतना संवेदनशील होता है कि कहीं भी मानव को कुछ वेदना होती है, उसके मन में कोई विचार आ जाता है, वो कुछ तर्क कर लेता है, तो उसे शब्दों में आबद्ध करके पाठकों के सामने रखता है और पाठक उसे दिल से चाहते हैं। हमारा समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि मुझे द्वितीय वर्ष की भी तासिका लेनी है और डाटा का प्रॉब्लम जैसे आपको आता है वैसे मुझे भी आता है, इसलिए हम इसे खत्म कर रहे हैं कल एक नई कहानी की शुरुआत के साथ, जिसका नाम है वह सांप। यह एक जैन अहिंसा परक दर्शन और मनोविश्लेषण इन दोनों से युक्त कहानी है। उसको हम कल की तासिका में लेंगे। तब तक जय हिंद जय नागरी, धन्यवाद।